चलिए अब देखिए करना क्या था भाई। इसमें Z1 प्लस Z2, इसमें Z1 माइनस Z2, 2 टाइम्स ऑफ मॉड Z1 मॉड Z2 स्क्वायर है। पहला वाला तो प्रूफ कर ही लिया होगा। यस सर। ये तो हम जानते ही हैं कि Z1 प्लस Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर। अब इसकी हेल्प से सेकंड वाला रिजल्ट प्रूफ करना, आप ध्यान से देखिएगा। 2 अल्फा माइनस 2 अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर मॉड ऑफ 2 अल्फा प्लस रूट अंडर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो पूरे में आपने क्या कर लिया है 1/2। देखा सबको? चलिए फिर आइए 1/2, इसको आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा, और ये लिखा हुआ 2 रूट अंडर अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा। इसको आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा प्लस 2 प्लस 2 रूट अंडर अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस। अब तो समझ में आ ही गया होगा, आया कुछ समझ में? अब ये बन गया रूट अंडर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, रूट अंडर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 रूट अंडर अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा। कितने लोगों को ये सब समझ में आ रहा है? बोलो भाई। ऐसे ये बन गया रूट अंडर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, रूट अंडर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस। डन। तो पहला वाला क्या बन गया रूट अंडर अल्फा प्लस बीटा माइनस रूट अंडर अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर। दूसरा वाला क्या बन गया रूट अंडर अल्फा प्लस बीटा प्लस रूट अंडर अल्फा माइनस बीटा के मॉडुलस। अब एक हो गया Z1 माइनस Z2, एक हो गया Z1 प्लस Z2। फिर क्या आएगा 1/2 मॉड रूट अंडर अल्फा प्लस बीटा, दिख रहा है, प्लस रूट अंडर अल्फा माइनस बीटा, दिख रहा है? अरे हाँ है ना, बोलो भाई। यस। कट वाइज 2 और 2 खत्म, तो क्या बना मॉड ऑफ अल्फा प्लस बीटा। देख लो समझ में आया कि नहीं? तो बस वही अल्फा प्लस बीटा। अब ये तो समझ में आ रहा होगा ना, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा कैसे बना। सर थर्ड स्टेप में +2 अल्फा प्लस बीटा का अंडर रूट वगैरह होगा क्या बेटा? सर थर्ड स्टेप में देखिए 1 2 3, हाँ क्या होगा सर इसमें जो इसका सेकंड पार्ट है तो ये +2 अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा होगा ना। अब ठीक है देखो। यस सर। चलिए तरीका समझ गए कि नहीं? तो बस यहाँ पे सबसे पहले इस 2 को इंट्रोड्यूस करना था, पूरे में 2 मल्टीप्लाई कर लेते, 2 इंट्रोड्यूस हो जाता, इसके बाद वही अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा। चलिए 10th डन हो गया। और कोई डाउट? सर लास्ट वाले प्रूफ मतलब ऐसी सिचुएशन है, अगर कायदे से एनालिसिस करना चाह रहे हो तो ये है कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ है, सही है ना, मतलब जेड ये है, ये जेड इक्वल टू एक्स होगा। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि वाई 0 होगा और एक्स कैसा होगा पॉजिटिव। अगर यहाँ है, सही है, मतलब अगर आप क्वाड्रेंट वाइज कॉम्प्लेक्स नंबर एनालिसिस करना चाहते हो तो ये डायग्राम बना सकते हो। चलो अब इसकी जरूरत पड़ने वाली थी, आ गया तो बता ही देते। ये है। अब अगर हमने कहा जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आई वाई है, तो अगर एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं तो जेड यहाँ होगा। अच्छा अगर जेड यहाँ होगा तो इसका मतलब एक्स नेगेटिव होगा और वाई कैसा होगा वाई पॉजिटिव। अगर जेड यहाँ होगा तो एक्स भी नेगेटिव होगा और वाई भी नेगेटिव। अगर जेड यहाँ होगा तो इसका मतलब एक्स
पॉजिटिव होगा और वाई कैसा होगा? नेगेटिव। अब अगर जेड यहाँ होगा तो इसका मतलब एक्स पॉजिटिव होगा और वाई कैसा होगा? जीरो। अगर जेड यहाँ होगा तो इसका मतलब वाई एक्स पॉजिटिव जीरो होगा और वाई y पॉजिटिव। positive, जेड यहाँ होगा मतलब एक्स X नेगेटिव negative होगा, और वाई Y zero। जीरो। और जेड अगर यहाँ होगा मतलब x Y 0 y negative और negative, एक्स जीरो और वाई नेगेटिव होगा। और जेड अगर यहाँ होगा तो X ये हो गया पूरे आर्गन प्लेन पे कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड एक्स प्लस आई वाई इन आर्गन प्लेन। ठीक है ना भाई? अब आप कॉम्प्लेक्स नंबर देखकर तो ये डिसाइड कर ही सकते हैं ना कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आर्गन प्लेन में कहाँ लाई करता है। बोलो भाई, ये वाली सर- एक्सिस आप क्या बोलते हैं? रियल एक्सिस। हाँ बोलो बेटा। सर आपने लास्ट क्लास में इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन कराया था, वो समझ नहीं आया था। कौन सा बेटा? सर क्वेश्चन 8। ये इमेजिन कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड आर्गन प्लेन पे कहाँ होगा, ये बात अब इस डायग्राम से जस्टिफाई हो गई। जो भी वैल्यू आएगी एक्स वाई की उसके हिसाब से आप बता देंगे आप फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट कहाँ पर है। समझ रहे हो? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। ये हो गया पॉजिटिव रियल एक्सिस, ये हो गया नेगेटिव रियल एक्सिस, ये हो गया पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस, ये हो गया नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस, ये हो गया जेड इक्वल टू 0। पूरा आर्गन प्लेन कवर हो गया। डन। इस क्वेश्चन में तो खैर ज्यादा काम नहीं था। मॉड डब्ल्यू 1 दिया होता है, इसका मतलब 1 माइनस आई जेड का मॉड अपॉन जेड माइनस आई का मॉड 1 हो जाता है। यही किया ना सबने? इसका मतलब 1 माइनस आई जेड का मॉड ऑफ जेड माइनस आई हो जाता है। दोनों साइड क्या कर देते? स्क्वायर। तो ये आ जाता 1 माइनस आई जेड और ये आ जाता 1 प्लस आई जेड बार। ये आ जाता है जेड माइनस आई और ये आ जाता है जेड बार प्लस आई। बोलो भाई, यही कर रहे थे सब लोग? ये आ जाता 1 फिर प्लस आई जेड बार माइनस आई जेड और प्लस का मॉड जेड स्क्वायर। आई स्क्वायर इज -1। ये आता मॉड जेड स्क्वायर प्लस आई जेड माइनस आई जेड बार और प्लस आई स्क्वायर। 1 और 1 खत्म, मॉड जेड स्क्वायर खत्म। बाकी सब एक तरफ ले आओगे तो आई कॉमन, जेड माइनस जेड बार इक्वल टू 0। इसका मतलब जेड किसके बराबर आ गया? जेड बराबर। जेड अगर जेड बार के बराबर है तो इसका मतलब जेड इज प्योरली, रियल अगर प्योरली रियल है तो जेड कहाँ लाई करता है? रियल एक्सिस। कितने लोग ये बात समझे? ऐसे ही किया होगा। yes sir, ये तो क्वेश्चन ऐसे ही करना था, सीधा मॉड ओमेगा को 1 लगा देना था, सिंपलीफाई कर देना। जेड कहाँ लाई कर रहा है रियल एक्सिस पे? देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। अच्छा, अब एक बात और समझ रहे हैं ना, इफ जेड इज प्योरली रियल तो इसका मतलब क्या होता है? z lies on real axis, ऑन रियल एक्सिस। इसका मतलब जेड लाई ऑन रियल एक्सिस इन आर्गन प्लेन। ये समझ रहे हो कि नहीं सब लोग? यस और यहीं पे अगर मैं आपसे पूछूं जेड इज प्योरली इमेजिनरी तो इसका मतलब क्या होता है? जेड z lies on imaginary axis, इमेजिनरी एक्सिस। इसका मतलब होता है जेड लाई ऑन इमेजिनरी एक्सिस इन आर्गन प्लेन। मतलब ध्यान देने वाली बात है। प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी का मतलब यही हो गया। प्योरली रियल मतलब जेड इस लाइन पे है, प्योरली इमेजिनरी मतलब जेड इस लाइन पे। देख लीजिए, कोई डाउट आ रहा हो तो बोलेंगे। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कहीं कहीं बुक में से एम्पलीट्यूड भी बोल देते हैं। इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं ए आर जी जेड से, या कहीं कहीं इसको ए एम पी जेड भी बोल देते हैं। दोनों बातें सेम है। सही है। तो आज हम इसी की बात करने जा रहे हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की।
ठीक, तो पहले तो ये समझेंगे कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होता क्या है, ज्योमेट्रिकली आर्ग्यूमेंट से आप समझते क्या हो। तो भाई आर्गन प्लेन पे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपने x प्लस आई वाई ले रखा है, x और y देखकर आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पर है। सपोज आपने कहा कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर z जो है वो x प्लस आई वाई है, तो आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करेंगे, रेफरेंस लाइन से ज्वाइन कर देंगे, रेफरेंस पॉइंट से। फिर पॉजिटिव रियल एक्सिस, ये है पॉजिटिव रियल एक्सिस, इससे एंटी क्लॉक सेंस में जो एंगल बनेगा थीटा, इसी थीटा को हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। बस ये ध्यान रखिए, मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ एंटी क्लॉक सेंस में जो भी एंगल बनाएगा उसी एंगल को आप क्या कहेंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ। यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया एंगल मेड बाय with positive real axis in anti-clock sense। तो आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ एंटी क्लॉक सेंस में जो भी एंगल बनाएगा उसे हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z। देख लीजिए, कोई डाउट आ रहा हो तो बताइए। तो थ्योरी के हिसाब से एकदम सिंपल एंड स्ट्रेट स्टेटमेंट है, ये हो गया x प्लस आई वाई। अगर ये x प्लस आई वाई हो गया तो इसका मतलब ये डिस्टेंस x हो गई, ये डिस्टेंस y हो गई। अरे हाँ है ना, और ये एंगल थीटा है तो ऑब्वियसली आप टेन थीटा निकालेंगे, टेन थीटा कितना आ जाएगा, y बाई एक्स। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी टेन इनवर्स बोलते हैं इसको, y बाई एक्स। दिखा कि नहीं सबको? यस देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। हो गया। तो आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या हो गया, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z एंटी क्लॉक सेंस में जो भी एंगल बना रहा है पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ, उसी एंगल को हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर तो कहीं भी हो सकता है ना, बोलो भाई। तो उसका आर्ग्यूमेंट हर बार आप कैलकुलेट करोगे, हर बार जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ है, ये आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हो गया, ठीक है। जैसे आपका कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ है, ये आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हो गया, समझ में आ रहा है? आपका कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ है, ये आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हो गया। कितने लोग ये पूरी कहानी समझ रहे हो? Yes, sir. बोलते जाओ, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। समझ गए? गुड। चलिए, अब आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड के हिसाब से एक बात आई कि इफ argument of z is theta, this implies argument of z is 2k pi plus theta where k belongs to integer। तो पहला रूल हुआ, मतलब अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट थीटा है तो इसका मतलब उसका आर्ग्यूमेंट 2k pi plus थीटा भी है। सोचो क्यों भाई, ऑब्वियसली इस एंगल को एंटी क्लॉक सेंस में मेजर करना है तो ये एंगल भी तो मेजर ही हो जाएगा। अरे हाँ है ना, तो 2k पाई पूरा सर्कल कंप्लीट हुआ, 2 पाई प्लस थीटा, ऐसे ही 4 पाई प्लस थीटा, 6 पाई प्लस थीटा, 8 पाई प्लस थीटा एंड सो ऑन। लिख सकते हो कि नहीं? अरे हाँ है ना। अच्छा, सपोज हमने k को नेगेटिव ले लिया तो थीटा माइनस 2 पाई भी तो आर्ग्यूमेंट होगा। कैसे? सोचो, आर्ग्यूमेंट के लिए हम किस सेंस में चलते हैं? Anti clock. एंटी क्लॉक। सपोज हमने अपने एंगल को क्लॉक में मेजर किया तो ये एंगल आ जाएगा 2 पाई माइनस थीटा, और क्लॉक को एंटी क्लॉक बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? माइनस से। क्लॉक को एंटी क्लॉक, हम देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, एंगल का रिप्रेजेंटेशन हमेशा एंटी क्लॉक सेंस में होता है। जैसे अगर मैं आपसे सिंपल सा एक सवाल पूछूं, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है और थीटा की वैल्यू माइनस 60 डिग्री है, सही है? तो ये माइनस साइन आपको सिर्फ ये बताएगा कि आपका जो एंगल मेजरमेंट है ना वो किस डायरेक्शन में है। Clock. क्लॉकवाइज।
तो मतलब सिंपल सा लॉजिक है, एंगल का जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमेशा एंटी क्लॉक होता है। ये हो गया एंटी क्लॉक में 60 डिग्री, और यही हो गया -60 डिग्री। -60 डिग्री बस ये बता रहा है कि आप जो एंगल का मेजरमेंट है वो कहाँ कर रहे हो, क्लॉक, बस ये फर्क है। तो ऑब्वियसली अगर आप क्लॉक वाइज को एंटी क्लॉक वाइज बनाना चाहते हो तो पूरे एंगल में क्या मल्टीप्लाई कर दो, माइनस। माइनस। बस ये फर्क, समझ गए। आप सोचो, जैसे अभी मैंने आपसे कहा किसी भी एंगल का, किसी भी जेड का आर्ग्यूमेंट अगर थीटा है, सपोज ये थीटा है, यही 2k पाई प्लस थीटा वाली चीज समझ में आ रही सबको? अरे हाँ है ना। यस सर। यही मेजरमेंट अगर हम ऐसे करें, भाई ये थीटा है, दिख रहा है सबको, तो ये वाला एंगल मेजरमेंट क्या हो गया, -2 पाई माइनस थीटा हुआ कि नहीं, बताओ भाई। एंगल हो गया 2 पाई माइनस थीटा, माइनस साइन क्या बताएगा clockwise. कि वो एंगल किस सेंस में मेजर हो रहा है, क्लॉक। समझ गए कि नहीं। यहीं पे हम इसको बोल सकते हैं 2k पाई प्लस थीटा, यहाँ पर हम इसको बोल सकते हैं -2k पाई प्लस थीटा। ये हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर है। कितने लोग ये कहानी समझे? तो अगर हम सारे इंटीजर कवर करेंगे तो 2k पाई प्लस थीटा आ जाएगा, वही मैंने लिखा। क्लियर हुआ कि नहीं? तो कहने का मतलब है अगर आर्ग्यूमेंट π/6 है तो क्या आर्ग्यूमेंट 2 पाई प्लस π/6 भी है? क्या आर्ग्यूमेंट 4 पाई प्लस π/6 भी है? क्या आर्ग्यूमेंट 6 पाई प्लस π/6 भी है? बोलो भाई। क्या आर्ग्यूमेंट -2 पाई प्लस π/6 है? क्या आर्ग्यूमेंट -4 पाई प्लस π/6 है? सब। कितने लोग ये पूरी कहानी समझ रहे हो? तो अगर सर, किसी तो- कॉम्प्लेक्स, हाँ पूछो पूछो पूछो। सर 2k पाई क्यों ऐड करते हैं, ये समझ नहीं आया। बेटा आर्ग्यूमेंट पहला क्या लिखा है, π/6। हाँ, देखो π/6 में क्या ऐड हो रहा है बार बार, क्या ऐड हो रहा है देखो, पाई का इवन मल्टीपल या ऑड मल्टीपल? इवन। इवन मतलब, इवन मतलब 2k या 2k प्लस 1? 2k। तो उसमें क्या ऐड करेंगे, ओके। समझ गए। तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट z है तो आर्ग्यूमेंट की डेफिनेशन में देखो अभी हमने कोई चेंज नहीं किया, सेम एंटी क्लॉक सेंस में ही थीटा एंगल मेजर किया गया। अगर क्लॉक में मेजर किया गया तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया गया है, माइनस। माइनस। समझ गए सब लोग। ये हुआ पहला रूल। अब सोचो यार, मतलब कॉमन सेंस लगा के सोचो कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट थीटा है तो उसका आर्ग्यूमेंट 2k पाई प्लस थीटा होगा, तो बहुत सारे आर्ग्यूमेंट हो गए। हाँ है ना भाई, 2k पाई प्लस थीटा ऐड करके आप आर्ग्यूमेंट की तो पूरी एक लिस्टिंग बना दोगे ना कि भाई ये सारे उसी सेम कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्ग्यूमेंट है। तो इस थीटा का क्या इंपॉर्टेंस है भाई, कोई तो एक थीटा यूनिक वैल्यू होगी ना जिसमें आप 2k पाई ऐड करोगे, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की वैल्यू होती है इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज थीटा, if argument of z is theta, this implies theta is lies between -pi से पाई, पाई पे क्लोज, -पाई पे ओपन। मतलब थीटा की वो वैल्यू जो -पाई से पाई के बीच में हो उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, और ये यूनिक होती है। यानी एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर हैविंग यूनिक प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, मतलब हर कॉम्प्लेक्स नंबर में एक यूनिक प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होता है जो किसके बीच में लाई करता है, -पाई से पाई के बीच। वो कभी क्या अचीव नहीं करता, -पाई अचीव नहीं करता।
अब आपके दिमाग में ये आया होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट माइनस पाई से पाई के बीच में ही क्यों लिया गया। अब ध्यान से बस ये चीज ऑब्जर्व करिए। देखो आर्गन प्लेन जब आप बनाते हैं तो आर्गन प्लेन में 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है। सपोज हमने अपना कॉम्प्लेक्स नंबर जेड यहाँ से चलना शुरू किया, अभी ये 0 डिग्री बना रहा है। धीरे धीरे हमने एंगल बढ़ाया, बढ़ते बढ़ते हम π/2 तक गए। बोलो अरे हाँ या ना। फिर हमने एंगल बढ़ाया 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 बढ़ाया, हम बढ़ते बढ़ते कहाँ तक आगे बेटा, पाई तक। पाई ये समझ रहे हो सब लोग कि नहीं? यस। अरे हाँ या ना। ये मेजरमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है? एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक। ध्यान देना लास्ट चीज, अगर यहाँ जेड है तो यहाँ क्या है? जेड बार। जैसे जैसे यहाँ जेड चलेगा वैसे वैसे यहाँ क्या चलेगा? जेड बार। और थोड़ी देर के बाद क्या होगा? जेड जो है वो जेड बार बन जाएगा और जेड बार जो है वो जेड यहाँ से चलते 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 जैसे ही इस लाइन को पार करेगा, इस लाइन को पार करेगा, इस लाइन को, तो वो क्या बन जाएगा? जेड बार। और जो जेड बार जा रहा होगा इस लाइन को पार करेगा वो क्या बन जाएगा? जेड। ये बात कितने लोग समझ रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ? नहीं समझ रहे हो? नहीं समझे? देखो जैसे सपोज मैंने कहा यहाँ पर ये जेड है, यहाँ पर ये क्या होगा? जेड बार। जेड बार। सपोज यहाँ पर ये जेड है, तो यहाँ पर क्या होगा? जेड बार। जेड बार। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा? ये जेड चलते 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 इस लाइन को क्रॉस करेगा और यहाँ पहुंचेगा। अब ये जेड बनेगा तो साइमल्टेनियसली ये क्या बन जाएगा? जेड बार। जेड बार। ये कह रहा हूं। तो क्या होगा? ये सारे जेड जो है वो दोबारा से जेड बार बन जाएंगे और ये सारे जेड बार जो है वो दोबारा से जेड बन जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ। आप समझे मेरी कहानी क्या थी? जैसे आप Yes, इस sir. लाइन के एक तरफ हो, इस लाइन के एक तरफ जेड चल रहा है, दूसरी तरफ क्या चल रहा है? जेड बार। जेड जेड बार। बार। जैसे ही जेड इस लाइन को पार करेगा वो क्या बन जाएगा? जेड बार। जेड जेड बार। बार। और ये वाला जेड बार क्या बन जाएगा? जेड। जेड। आप समझ गए कि नहीं? बोलो भाई। यस सर। यस सर। यही कहानी होती है। जेड यहाँ से यहाँ चलते हुए आता है तो वो 0 से पाई एंगल कवर कर लेता है। साइमल्टेनियसली जेड बार यहाँ से यहाँ चलते हुए आता है तो वो माइनस पाई से 0 कवर कर लेता है। पूरा सर्कल कवर हो गया कि नहीं? अब सोचो। यस थोड़ी देर सर। के बाद जेड क्या बन गया? जेड बार। जेड बार। अरे हाँ या ना। तो अब बात सुनिएगा। मान लो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट निकालना है तो यहाँ से यहाँ तक जब तक वो गया तो उसका आर्ग्यूमेंट रहा 0 से पाई के बीच में। दिखा सबको? जैसे ही उसने इस लाइन को पार किया तो अब उसका आर्ग्यूमेंट आ गया माइनस पाई से 0 के बीच में। हाँ या ना? बोलो भाई। क्योंकि अब जेड क्या बन गया? जेड बार। जेड बार। अब उसका आर्ग्यूमेंट किसके बीच में आ गया? माइनस पाई से 0 के बीच में। तो इसका मतलब जेड का पूरा आर्ग्यूमेंट किसके बीच में है? माइनस पाई से पाई के बीच में। इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। अब इसके बाद तो एक सर्कल खत्म हो गया। अब तो सारे आर्ग्यूमेंट रिपीट ही कर रहे होंगे ना? समझे? वाई वी टेकिंग sir. माइनस पाई टू पाई, ये बात कितने लोगों को समझ में आ गई है? क्योंकि माइनस पाई से पाई के बीच में हम सारे जेड कवर कर लेते हैं। आर्गन प्लेन में कहीं भी जेड ले लो भाई, या तो जेड यहाँ होगा या यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, या इस लाइन में, या इस लाइन में, या इस लाइन में, इस लाइन में। इसके अलावा तो जेड कहीं और नहीं होगा। अगर इन दोनों क्वाड्रेंट में है तो उसका आर्ग्यूमेंट 0 से पाई के बीच में होगा। अगर इन दोनों क्वाड्रेंट में है तो उसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट माइनस पाई से 0 के बीच में होगा। पूरा सर्कल कवर हो गया। इसीलिए हम कहते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज लाइज बिटवीन माइनस पाई से पाई। कितने लोग ये कहानी समझे? और वो हमेशा यूनिक होता है। हाँ पूछो सर। माइनस पाई को क्यों नहीं इंक्लूड करेंगे? हाँ, साइमल्टेनियसली इस लाइन पर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एक ही आर्गुमेंट लोगे ना? अरे हाँ या ना? यस सर। और वो क्या ले चुके हो आप? क्या ले चुके हो? पाई। पाई। इसीलिए माइनस पाई प्रिंसिपल आर्गुमेंट काउंट नहीं होगा। आप समझ गए भाई साहब? यस सर। और पूछो। अब ये देखो लॉजिक ये क्लियर हुआ। ये किसी बुक में ये स्टेटमेंट मेंशन नहीं है, ध्यान रखिएगा। मैं आपको स्पेशली समझा रहा हूँ आज, इसीलिए सब में सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट माइनस पाई से पाई के बीच में होता है। कहीं ये समझाया नहीं गया है कि ऐसा क्यों होता है।
अब आपको समझ आया ऐसा क्यों होता है? कोई आपसे क्रॉस कर देगा तो आप उसको बता पाओगे, क्योंकि होता क्या है कि जब जेड चलता है तो जेड बार भी चलता है। थोड़ी देर के बाद इस लाइन के बाद जेड क्या बन जाता है? जेड बार जेड Z बार। bar. तो जब जेड 0 से पाई कवर करता है तो जेड बार माइनस पाई से 0 कवर करता है, तो इस कोऑर्डिनेट में आर्ग्यूमेंट 0 से पाई होगा, इस कोऑर्डिनेट का आर्ग्यूमेंट माइनस पाई से 0 होगा, तो पूरा आर्ग्यूमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर का कहां से कहां लाई करेगा? माइनस पाई से पाई। डन हो गया मामला। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज लाई बिटवीन माइनस पाई से पाई। ये बात कितने लोगों को समझ में आई? सर आर्ग्यूमेंट निकालना तो अभी बात की बात है, ये बात कितने लोगों को समझ आ रही है बताओ? यस Yes, sir. अब मान लो आपको किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट दिया है और आपको उसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालना है, तो पहली चीज, किसी भी आर्ग्यूमेंट को आप प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कब बोलोगे? माइनस पाई से पाई के बीच में जब लाइन उसकी वैल्यू माइनस पाई से पाई के बीच में। क्यों? क्योंकि आर्ग्यूमेंट तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हमेशा यूनिक और उसकी वैल्यू किसके बीच में होती है भाई? Minus pi से pi. पाई टू पाई। अब आप देखो, जैसे मतलब इसकी जरूरत नहीं है वैसे, बट कई क्वेश्चंस में कभी कभार ये क्वेश्चन के बीच में यूज होता है। जैसे सपोज आपने कहा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्ग्यूमेंट है वो 17 पाई बाई 5 है, मेरा पहला सवाल, तो उसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होगा? हाँ भाई, क्या पहला सवाल 17 पाई बाई 5 प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है? नो सर ये तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं है। अब हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्ग्यूमेंट में से ऐसा आर्ग्यूमेंट छांटना है, ऐसा आर्ग्यूमेंट पिक करना है जिसकी वैल्यू किसके बीच में आ जाए? माइनस पाई टू पाई। Minus pi. अब ध्यान देना, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट थीटा है तो उसका आर्ग्यूमेंट क्या होता है? 2 पाई के प्लस 2 pi थीटा k plus theta. यहाँ पर k क्या होता है बेटा? इवन इंटीजर ये इवन नहीं बेटा, k इंटीजर हो गया ना, 2k तो लगा दिया ना। यस सर हाँ भाई, अब सोचो k की ऐसी वैल्यू रखनी है यहाँ पर कि ये वैल्यू किसके बीच में आ जाए? Minus theta से theta. और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हम क्या करेंगे? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड को कहां से कहां लाई कराएंगे? माइनस पाई से पाई। अब जरा k की वैल्यू रखो। सपोज अगर आप यहाँ पर k को -3 रख दो, नहीं -2, देखो। अच्छा, अब ये बात सोचिएगा, वाई वी थिंकिंग अबाउट -2? क्या, हाँ, वाई वी थिंकिंग अबाउट -2? सोचा कभी हमने -2 ही क्यों सोचा? अब ध्यान से देखिएगा, लास्ट चीज है ये। 17 पाई बाई 5 को आप लिख सकते हो 2 पाई प्लस 3 पाई बाई 5, क्विक। 2 पाई 3 पाई प्लस 3 पाई बाई 5, नहीं 3 पाई प्लस 2 पाई बाई 5 लिख सकते हो। यस सर Yes, sir. मतलब ये आप रफ में लिखोगे कि भाई हम 17 पाई बाई 5 को लिख सकते थे 3 पाई प्लस कितना? 2 पाई बाई 2 5 pi by 5. 2 पाई बाई 5। अब ध्यान देना, 3 पाई में से 2 पाई निकाल लो, क्योंकि इवन मल्टीपल निकालने होते हैं। एक पाई बचा और एक 2 पाई बाई 5 बचा। अभी भी वैल्यू पाई से बड़ी है? अरे हाँ है ना, अभी भी इसमें हमने एक पाई ऐड किया और एक पाई सेपरेट कर दिया, तो ये 4 पाई बन गया और ये बन गया -3 पाई बाई 5। देखो जरा, अब ये इवन मल्टीपल अलग हो गया कि नहीं? यस सर या तो आप तरीका ऐसे सोच के लगाओ कि उसमें से पाई के इवन मल्टीपल अलग कर दो, बाकी बचे हुए से आंसर ले लो। क्या तरीका लगाया, समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? समझे सर मतलब हमने 2 मेथड आपको दिए। एक मेथड तो ये कहता है कि 17 पाई बाई 5 को आप लिख दो 3 पाई प्लस 2 पाई बाई 5, और इसको बना दो 4 पाई इवन मल्टीपल, और इसको बना दो 3 पाई बाई 5। तो आपका सीधा यही आंसर हो गया प्रिंसिपल। कितने लोग ये तरीका समझे? अरे हाँ है ना, क्योंकि इवन मल्टीपल ऑफ पाई आपने अलग कर दिया, बाकी बची हुई वैल्यू जो है वो किसके बीच में आ रही है? माइनस पाई से पाई। यही आपने आंसर रिपोर्ट कर दिया। या दूसरा तरीका है कि आप इसको 2k पाई प्लस 7 पाई बाई 5 लिख दो और k की वैल्यू -2 रख दो।
जैसे आप इसमें k की वैल्यू -2 रखोगे, देखो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या आ जाएगा। आ रहा है कितना? 3 पाई बाय 5। 3 पाई बाय 4 एकदम माइनस। कितने लोग समझे पूरी कहानी? तो अगर आपको आर्ग्यूमेंट पता है और आपको उसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालना है, तो अब तरीका समझ में आया कि नहीं बताओ? आपको उस आर्ग्यूमेंट में से क्या हटाना है, 2k पाई, और बची हुई वैल्यू को -पाई से पाई के बीच में ला दे। क्या है तरीका? क्लिक कर पाए सब लोग? नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जो है भाई, ये इस आर्ग्यूमेंट में 2k पाई ऐड करोगे तो ये आर्ग्यूमेंट बन जाएगा, बन ही जाएगा, ऑब्वियसली दिख ही रहा है आपको। तो ये एक आर्ग्यूमेंट है सही, बट ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं है। तो जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट 17 पाई बाई 5 है, एक्चुअल में उसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कितना है? -3 पाई -3 बाय। पाई बाय 4। ये लोग ये बात समझ रहे हो भाई? पक्का ना? तो अब आर्ग्यूमेंट से प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालना सीखे कि नहीं? इवन मल्टीपल अलग कर दो। क्या अलग कर दो उससे? इवन मल्टी। इवन मल्टीपल। क्योंकि इवन मल्टीपल ऑफ पाई ऐड करके ही आप उसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बना रहे होंगे। चलिए, अब जैसे मैं एक नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, यहाँ पे मैं आर्ग्यूमेंट लिख रहा हूँ, आपको उसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट लिखना है तुरंत। यहाँ आर्ग्यूमेंट z लिखा है और उसका आपको प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z लिखना है, ठीक है? जैसे मैंने लिखा 12 पाई बाई 5, 17 पाई बाई 6, 125 बाई 7, 23 पाई बाई 6। बताओ चारों में। तो तुरंत आप वही 2 पाई वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे। इसको आप तुरंत क्या लिखोगे? 2 पाई बाय 5। 2 पाई प्लस 2 पाई बाई 5। तो आंसर इज 2 पाई बाई 5। इसको क्या लिखोगे? 2 पाई प्लस 5 पाई बाय 6। आंसर क्या हो गया? अभी ये वैल्यू -पाई से पाई के बीच में पहुंच गई कि नहीं भाई? बोलो। यस। वही खट से आंसर आपने दे दिया। ऐसे इसको आओ, आया ये 18 6 पाई पाई बाय प्लस 7। 18 पाई बाई 7। देखो नहीं यस सर। सही लिखा है ये, देखो गड़बड़ है। -पाई बाय 7 सर। 18 पाई माइनस पाई बाई 7 सही है, देखो। यस सर। इसका आंसर क्या आ गया? -पाई बाय 7। इसका बताओ। 4 पाई माइनस पाई बाई 6। देखो यस Yes, सर, sir. -पाई बाय 6। आंसर माइनस। कितने लोग ये पूरी कहानी समझ रहे हैं ये बताओ? हर बार हमने Yes, क्या sir. अलग किया है? हर बार हमने क्या अलग किया है? 2k पाई। बची हुई वैल्यू -पाई से पाई के बीच में आ गई, उसी को हमने प्रिंसिपल लिख दिया। तो बताओ, आपके सामने आर्गुमेंट होगा तो आप उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट अब निकाल लेंगे कि नहीं भाई? Yes. यूजिंग दिस 2k पाई कॉन्सेप्ट। और किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आर्गुमेंट z होगा तो उसका प्रिंसिपल उसका आर्गुमेंट 2k पाई प्लस थीटा हो जाएगा कि नहीं? बोलो। Yes, तो sir. किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट बहुत सारे होते हैं, बट प्रिंसिपल आर्गुमेंट यूनिक होता है, जिसकी वैल्यू किसके बीच में लाई करती है? -पाई से पाई। अब बात आती है लास्ट कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ बेटा पूछो। कर दीजिए, चीज नोट कर। अच्छा, अब लास्ट चीज आ जाती है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कि आप उसका प्रिंसिपल। चलो अब हम बात करते हैं आर्गुमेंट। तो अभी हमने देखा भाई अलग अलग क्वाड्रेंट है। जब भी आपको z दिया जाएगा तो आप z को x प्लस आई वाई लिखेंगे। अच्छा, x और y की वैल्यू तो कई सारी हो सकती है ना? बोलो भाई, अरे हाँ या ना? तो आप क्या करेंगे? ये तो आपने पढ़ा ना कि आप tan थीटा निकालते हैं। अरे हाँ या ना? इसकी वैल्यू y बाई एक्स होती है। हम क्या करेंगे?
मॉड वाई बाई मॉड एक्स निकालेंगे, मतलब वाई और एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। अच्छा, ये लेने का बेनिफिट ये होगा कि आपका जो थीटा होगा वो हमेशा 0 से π/2 के बीच में आ जाएगा। अगर आप थीटा को मतलब मॉड वाई बाई मॉड एक्स ये क्वांटिटी पॉजिटिव लेके चलते हो तो थीटा हमेशा किसके बीच में आ जाएगा, 0 से π/2। अब आओ, अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, देखते जाना आप, ध्यान से सुनते जाना बस चीजें। तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो एक्स और वाई दोनों कैसे होंगे, पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब ये एक्स होगा, ये वाई होगा, ये एंगल थीटा होगा, तो यहाँ पर जो भी आप थीटा निकालेंगे वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड थीटा आ जाएगा, बात हो गई खत्म। बट जैसे ही आपका कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचेगा, कहाँ पहुंचेगा भाई, सेकंड क्वाड्रेंट। अब ध्यान देना, अब जो आप एंगल थीटा निकाल रहे हैं वो बेसिकली ये वाला एंगल। सोचो कैसे भाई, आप तो मॉड लगा दे रहे हैं ना यहाँ पर। अब जो एक्स और वाई की वैल्यू अगर आप देखोगे तो एक्स निगेटिव है कि नहीं, ये बताओ, यस सर। और वाई पॉजिटिव है। बट आप मॉड लगा दे रहे हो तो अभी भी जो एंगल आप कैलकुलेट कर रहे हो वो तो 0 से π/2 के बीच में है। बट क्या ये एंगल आर्ग्यूमेंट है? नो सर। नो सर। आर्ग्यूमेंट तो भाई साहब ये वाला एंगल होगा। तो इसका मतलब थीटा प्लस अल्फा किसके बराबर होगा, पाई। इस बार अल्फा किसके बराबर होगा, पाई माइनस थीटा। तो इसका मतलब इस बार आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या होगा, पाई माइनस थीटा। थीटा अभी भी सेम वैल्यू होगी कि नहीं, बोलो। यस सर। अब आपने कहा भाई साहब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर घूम के पहुंच गया थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब जो थीटा एंगल आप मेजर करोगे वो बेसिकली ये वाला एंगल होगा, छोटा सा। कि अभी भी इसको तो रखना तो 0 से π/2 के बीच में है। बट अब जो आर्ग्यूमेंट होगा वो क्या होगा, ये वाला एंगल अल्फा। तो क्या आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड अल्फा होगा या माइनस अल्फा? माइनस अल्फा। माइनस अल्फा। क्यों माइनस अल्फा लिखेंगे, समझ गए? क्लॉकवाइज में। क्लॉकवाइज है, उसको माइनस मल्टीप्लाई करके एंटी क्लॉक बुलाने। अब ध्यान से सुनिएगा, थीटा प्लस अल्फा अभी भी पाई होगा, अल्फा की वैल्यू पाई माइनस थीटा होगी, तो माइनस अल्फा की वैल्यू थीटा माइनस पाई होगी। तो इस केस में आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कितना आ जाएगा, थीटा। थीटा माइनस। थीटा माइनस पाई। अच्छा, ये कैसे जज करोगे आपका कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में? एक्स वाई नॉट नेगेटिव। ये है, देखो। अब जो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होगा वो यही वाला एंगल होगा कि नहीं? अब जो छोटा सा एंगल थीटा होगा वो यही होगा। तो बट आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या होगा इस बार, थीटा या माइनस थीटा। क्यों माइनस थीटा लेंगे, ये बात फील आई? यस। किस क्लॉकवाइज। सेंस में मेजर कर रहे हो? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। चारों क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट कैसे निकल रहा है दिखा सबको? तो ये क्यों ऐसी वैल्यू आएंगी, ये समझ में आया कि नहीं, ये बताओ। जहां पर हर बार थीटा जो आप ले रहे हो वो तो मॉड वाई बाई मॉड एक्स ही ले रहे हो कि नहीं? तो जब भी आपको किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट निकालना होगा आप टेन थीटा निकाल लोगे मॉड वाई बाई मॉड एक्स करके, और वो वैल्यू किसके बीच में आ रही होगी, 0 से π/2। फिर आप देखोगे कि आप किस क्वाड्रेंट में खड़े हो। वो आप कैसे जज करोगे, किसकी वैल्यू के हिसाब से? बोलो भाई। एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यू के हिसाब से आप जज कर लोगे। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, वही थीटा। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, पाई पाई माइनस थीटा। माइनस अगर थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, थीटा थीटा माइनस। माइनस पाई अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तो आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, माइनस थीटा। ये जो आर्ग्यूमेंट है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि इनकी सबकी वैल्यू किसके बीच में चल रही है, -π से पाई के बीच। तो किसी भी क्वाड्रेंट में होगे आप आर्ग्यूमेंट निकाल लोगे कि नहीं, अब ये बताओ। चाहे Yes, फर्स्ट sir. में, चाहे सेकंड में, चाहे थर्ड में, चाहे फोर्थ में। अरे हाँ या ना? यस सर। अच्छा, रुकना जरा। अगर आप पॉजिटिव रियल एक्सिस में हो, मतलब आप यहाँ हो, तो एक्स पॉजिटिव होगा और वाई 0 होगा, तो इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा, 0 डिग्री। अच्छा, अगर आप यहाँ हो, बोलो, वाई होगा आर्ग्यूमेंट, क्योंकि उस केस में एक्स नेगेटिव होगा और वाई कैसा होगा, 0। और आओ, अगर आपका जेड यहाँ है तो इसका मतलब π/2 एक्स 0 होगा और वाई कैसा होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या होगा,
5 5 by I 2. by 2. गुड। और अगर आप यहाँ हो यानी कि x 0 है और y नेगेटिव है, तब आर्ग्यूमेंट ऑफ Minus 5 by 5 by 2. -5/2 ना, एंटी क्लॉक सेंस। समझ गए कि नहीं? बोलो भाई। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप यहाँ हो, कहाँ पर, यहाँ पर z इज इक्वल टू 0, तो इसका आर्ग्यूमेंट डिफाइन नहीं होता। यानी पूरे आर्गन प्लेन पर इकलौता एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका आर्ग्यूमेंट डिफाइन नहीं होता। वो कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा है? z इज इक्वल टू 0। इकलौता कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका आर्ग्यूमेंट आप डिफाइन नहीं कर सकते। बाकी हर केस में आप आर्ग्यूमेंट निकाल सकते हैं, आप आर्गन प्लेन पे कहीं भी खड़े हो जाए। बोलिए, बन गई? बना लिया डायग्राम? फिर एक बड़ी सी टेबल बना देते हैं। सर लास्ट पूरा बस 2 डाटा बाकी है, बस 2 बाकी है लास्ट। ये लिख लो, फिर एक बड़ी सी टेबल बना देंगे। तब आपका एक्स वाई के साथ सीखी है कि हमारे पास आपका कॉम्प्लेक्स नंबर z आया x प्लस आई वाई, तो हम निकालते हैं थीटा tan इनवर्स मॉड y बाई मॉड x, या कुछ कुछ बुक्स में आप ऐसे भी लिख सकते हो tan थीटा मॉड y बाई मॉड x। ये जो थीटा आएगा ये हमेशा किसके बीच में आएगा? 0 से π/2। इसके बाद आप सिर्फ ये देखो कि आप कहाँ पर हो। सही है? अगर आप यहाँ पर हो तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या हो गया? थीटा। अगर आप थीटा। यहाँ पर हो तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या हो गया? 5 pi minus 2. अगर आप यहाँ पर हो, सॉरी, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या हो गया? Theta minus 5 अगर आप यहाँ पर हो तो minus आर्ग्यूमेंट theta. ऑफ z क्या हो गया? अगर आप यहाँ पर हो, 0 अगर आप यहाँ पर हो, pi अगर आप यहाँ पर हो, pi by 2. अगर आप यहाँ पर हो, Minus 5 by 2. और अगर आप यहाँ पर हो, Not defined. पूरी टेबल कवर। अरे हाँ है ना। अब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं भी हो, आप उसका आर्ग्यूमेंट आंख मूंद के लिख सकते हैं कि नहीं? ये दे दिए। पूरा फील आया आर्ग्यूमेंट का कि नहीं? कहा नहीं जाएगा तब तक, क्वेश्चन में कहा नहीं जाएगा तब तक आर्ग्यूमेंट का मतलब प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होता है पेपर में। ध्यान रखिएगा ये बात। समझ रहे हो? अब जैसे आपसे कहा गया फाइंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z if z is पहला 5, सेकंड -3, थर्ड 2i, फोर्थ -7i, फिफ्थ 1 + i, 6 -2 + 2i, 7 -√3 - i, 8th √3 - i। ये है क्वेश्चन। सही है? भाई अनुष्का बेटा क्या 0 डिग्री है? Yes sir. Yes, sir. दूसरा -3 मतलब पाई, Pi तीसरा 2i मतलब π/2 क्योंकि pi by 2 इमेजिनरी, तीसरे में -7 मतलब x0 y minus pi by Yes, pi by 2. -π/2। अच्छा अब इस पे आओ, ये कहाँ लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बोलो भाई। Pi by अब 4. जैसे बी वाला देखो कैसे करोगे। हाँ आंसर इस π/4, बाकी लोग निकाल लो।
ये है। तो तुरंत हमने क्या बताया, अब टेन थीटा निकालोगे तो y बाई एक्स मतलब 1, तो थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 आ गई। अब ये x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, सीधा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड ये लिख दोगे। कितने लोग ये बात समझ रहे हो? यस अच्छा, अब जैसे अगला वाला देखो 6 नंबर, z क्या है -2 + 2i। अब आप थीटा अभी भी निकालोगे टेन थीटा, तो हो जाएगा 2 बाई मॉड ऑफ -2 मतलब 1। तो थीटा अभी भी वही आ गया पाई बाई 4, बट अब क्या x निगेटिव है y पॉजिटिव है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या होगा पाई माइनस थीटा। अब आंसर क्या होगा पाई माइनस पाई बाई 4 मतलब 3 पाई 4। कितने लोग समझ रहे हो ये चीज? Yes, sir. यस तो अब इसका आंसर पाई बाई 4 नहीं क्या होगा 3 पाई 4 बिकॉज ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट। अच्छा, ऐसे ही 8th वाला देखो, सॉरी 6 7, इसमें जेड है -√3 माइनस आई, तो अभी भी वही एंगल थीटा निकालो, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा -√3 का मॉड बाई सॉरी -1 का मॉड बाई -√3 का मॉड, तो 1/√3 आया। 1/√3 का मतलब थीटा कितना हो गया पाई बाई 6। 5/6. अच्छा, एक्स भी निगेटिव है वाई भी निगेटिव है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कितना हो जाएगा 5/6 minus pi. थीटा Minus माइनस पाई। अरे हाँ या ना, यस ये लोग ये सब चीजें समझ रहे हो भाई? अब Yes, आंसर sir. कितना आएगा पाई बाई 6 माइनस पाई, तो क्या ये -5 पाई बाई 6 आएगा बोलो? अरे हाँ या ना। Yes, यस sir. अगला आओ √3 माइनस आई। अभी भी सेम लॉजिक लगाओगे, तो टेन थीटा अभी भी क्या आएगा मॉड ऑफ -1 बाई √3। तो अब ये कितना हो जाएगा 1/√3। थीटा अभी भी पाई बाई 6 आ गया, बट अब x कैसा है पॉजिटिव और y कैसा है नेगेटिव, तो जो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होगा वो थीटा नहीं क्या होगा माइनस थीटा। Minus माइनस थीटा अब आंसर इसका कितना आएगा? कितने लोगों को Minus समझ आया कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कैसे निकाले गए बोलो? Yes, sir. आपको Yes, sir. सिंपल एक एंगल निकालना है थीटा, जो कि मॉड लगा के निकालना है y बाई एक्स करके। मॉड इसलिए लगा देना है क्योंकि वो थीटा किसके बीच में लाई करना चाहिए 0 से pi/2. 0 से pi by इसके बाद अगर एक्स वाई पॉजिटिव है तो वही आंसर, एक्स पॉजिटिव सॉरी एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव है तो पाई माइनस थीटा, दोनों निगेटिव है तो थीटा माइनस पाई। अगर एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव है तो माइनस थीटा। एक्स जीरो सॉरी वाई जीरो है और एक्स पॉजिटिव है तो 0 डिग्री, वाई जीरो और एक्स निगेटिव है तो पाई, एक्स जीरो है वाई पॉजिटिव है तो पाई बाई 2, एक्स जीरो है वाई निगेटिव है तो माइनस पाई बाई 2, और अगर जीरो है तो उसका आर्गुमेंट डिफाइन। ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकाल के देखो, हर आर्गुमेंट की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में है। कितने लोगों को ये सब चीजें समझ आई भाई? कोई डाउट हो तो बताओ। डन है? Yes, sir. यस गुड। अब जल्दी से इस टेबल को कंप्लीट करना है। ये है जेड और ये है आर्ग्यूमेंट -30i -4 √3 - 3i -3 + √3i and -4 - 4i and √3 + i। सारे आंसर जल्दी बताओ। Answer is -π/2. Second answer is Pi. I. Third, sorry. Second is pi by pi. Third is Minus pi/3. माइनस पाई बाय 3 that is -π/3. फिर अगला 5 pi/6. pi by 6. this answer is -π/3. This is 5π/6. Yes, sir. And अगला Minus 3 pi/4. -3/4. Last Pi/6. देखिए कहीं कोई डाउट आ रहा हो किसी को किसी भी आंसर में तो पूछेगा। मेरे हिसाब से आपने क्वाड्रेंट देख के सारे आंसर निकाल लिए। डन है? Yes, sir. कोई डाउट हो तो अपनी Yes. बात रख सकते हो तुरंत।
नहीं है ना, पक्का? चलिए, तो हम आर्ग्यूमेंट निकालना सीख गए कि नहीं, बोलो भाई। यस Yes, sir. चलिए, आर्ग्यूमेंट के बाद अब आती है बात पोलर एंड यूलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर स्लैश यूलर, फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब अभी तक आपने कॉम्प्लेक्स नंबर की सिर्फ एक ही फॉर्म देखी, x प्लस आई वाई। उसको और भी तरीकों से लिखते हैं, तो वो कौन कौन से तरीके होते हैं, उनको क्या नाम दिया है, वो अब हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, पोलर फॉर्म का यूज सबसे ज्यादा होता है। अब देखो, आपने ये पढ़ा था कि आर्गन प्लेन पे अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, ठीक है, तो इसे हम x प्लस आई वाई कहते हैं, आया ना? इसको अगर आप आर्गन प्लेन पे रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, ये वाली डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है जिसे हम x कह देते हैं, ये वाली डिस्टेंस y हो जाती है, ये उसका रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी। तो यही कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई आता है कि नहीं, आया ना? अब आपने दो चीजें और पढ़ ली, उसका मॉडुलस होता है z और उसका आर्ग्यूमेंट होता है थीटा। सही है? तो अगर इस ट्रायंगल के हिसाब से आप चलोगे तो मॉडुलस ऑफ z को आप कह दो r, तो आप y बाई आर को साइन थीटा बोल सकते हो और x बाई आर को आप कॉस थीटा बोल सकते हो। तो इसका मतलब आप x को लिख सकते हो r कॉस थीटा, y को आप लिख सकते हो r साइन थीटा। तो इसी कॉम्प्लेक्स नंबर z x प्लस आई वाई को ही आप क्या लिख सकते हो, r कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। इसे आप बोलोगे r कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। एम आई करेक्ट और नॉट? जहां पे r क्या होगा, mod z, Does the और थीटा क्या होगा, argument of the Argument. थीटा होता है आर्ग्यूमेंट। यानी अगर हमें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट पता है तो भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर लिख सकते हैं बाय यूजिंग r cos थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। एम आई करेक्ट और नॉट? बोलो भाई। yes sir, तो इसका मतलब हमने क्या देखा, अच्छा, इसी को एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसी सेम कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई को लिखा r e टू दी पावर आई थीटा। इसे पोलर फॉर्म में लिखते हैं r cos थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। सही है? ये वाली फॉर्म क्या हो गई, पोलर फॉर्म। ये वाली फॉर्म क्या हो गई, Polar form. सेम लॉजिक है कि नहीं है? तो किसी भी कॉम्प्लेक्स यूलर नंबर, फॉर्म कैसे आता है? ये cos थीटा sin थीटा को टेलर वाले फॉर्मूले से लिखा जाता है, तब आता है। क्योंकि पावर आई एक्स का एक एक्सपेंशन होता है, उस एक्सपेंशन से साइन और cos के एक्सपेंशन मैच कराए जाते हैं, तब वो रिजल्ट बन जाता है। तो वो उतना डिटेल में आपको जाने का जरूरत था नहीं। अच्छा, इस पूरे फॉर्म में अगर मैं आपसे पूछूं r का मतलब क्या है, mod z, मॉड z। मॉडुलस ऑफ z। तो r जब भी निकालना होगा z का मॉडुलस तो निकाल ही लोगे। और थीटा का मतलब क्या है, argument z, दोनों चीजें आप निकाल ही सकते हो, तो किसी भी फॉर्म में आप कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख सकते हो। लिख सकते हो कि नहीं, बताओ? यानी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट होता है आर कॉस थीटा, इमेजिनरी पार्ट होता है आर साइन थीटा, जहाँ पे आर होता है मॉडुलस ऑफ z और थीटा होता है आर्गुमेंट ऑफ z। अब आप कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट भी निकाल सकते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस भी निकाल सकते हो। तो किसी भी फॉर्म में आप कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख सकते हो। समझ रहे हैं कि नहीं भाई डायग्राम से? बोलो। yes sir, यस सर। चलो, आप ध्यान से देखो, अगर आप देखोगे तो r e की पावर आई थीटा इज नथिंग बट r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसका मतलब e टू दी पावर आई थीटा को आज के बाद आप क्या लिखेंगे, cos थीटा प्लस आई साइन। ये इंपॉर्टेंट स्टेप। कहीं भी e टू दी पावर आई थीटा लिखा हो तो आप उसको उठा क्या लिख देंगे, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये बात समझ रहे हो कि नहीं?
बोलो भाई। कितने लोग ये कहानी समझे? यस। तो अगर आर और थीटा पता है तो आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिख सकते हो पोलर फॉर्म में कि नहीं? जैसे आप दोनों क्वेश्चन है, जैसे मैंने जेड लिया -√3 + 3i, इसको पोलर फॉर्म में लिखना है और यूलर फॉर्म में लिखना है, सही है। सबसे पहले इसका मॉडुलस ऑफ जेड निकालो, कितना आएगा? 2√3। अब इसका आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड निकालो, तो सबसे पहले निकालो tan थीटा। tan थीटा कितना आएगा? 3/√3, यानी कि √3। थीटा कितना हो जाएगा? 5/3। एक्स कैसा है? नेगेटिव। वाई कैसा है? पॉजिटिव। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कितना हो गया? पाई माइनस थीटा, मतलब पाई माइनस पाई/3, दैट इज 2π/3। ये सब 2 कितने pi लोग by समझ 3. रहे हो? तो अब अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? बोलो। z इज इक्वल टू 2√3 cos 2π/3 प्लस i 2√3 sin 2π/3। ये बात कितने लोग समझे? अच्छा, अगर इसी को यूलर फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे? z इज इक्वल टू 2√3 e⁻i 2 pi by 2π/3। 6. समझ में आया कि नहीं कैसे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को कार्टेशियन से पोलर और यूलर फॉर्म में लिखा गया है? सेम लॉजिक, आर और थीटा निकाला है। आर का मतलब होता है मॉडुलस ऑफ जेड और थीटा का मतलब होता है आर्गुमेंट ऑफ जेड। बस वही दोनों वैल्यू निकाल के अंदर। कितने लोग ये पूरी कहानी समझे? बोलो भाई, कोई डाउट Yes, हो sir. तो? समझ में आया कि नहीं आया ना? Yes. गुड। आप सोचो कि अगर क्वेश्चन रिवर्स में हो जाए, आपसे कहा जाए मॉडुलस ऑफ जेड इज 2 एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज -π/6, और आपसे कहा जाए फाइंड जेड, तो क्या करोगे? अब जो जेड होगा वो क्या होगा भाई? आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, यही तो होगा जेड, बताओ। जहाँ पे आर का मतलब 2 है और थीटा का मतलब क्या है? -π/6। इसका मतलब जेड कितना हो गया? 2 cos -π/6 प्लस आई इंटू 2 साइन -π/6। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी पढ़ाया नहीं है मैंने, कॉस के अंदर माइनस का कोई मतलब नहीं होता। साइन के अंदर अगर एंगल माइनस में आता है तो माइनस बाहर आ जाता है। क्यों बाहर आता है? जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तब समझ लेंगे, ठीक है। बोलो भाई। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा? 2 cos π/6 माइनस 2 साइन π/6। अब तो आंसर आप लिख लोगे। π/6 की वैल्यू कितनी होती है कॉस में? √3/2। और ये कितना हो जाएगा? ये तो आंसर क्या आ गया? z इज इक्वल टू √3 - कितने लोगों के बात समझ रहे हो? तो चाहे तो आप पोलर फॉर्म से x + iy में जा सकते हैं, x + iy से पोलर फॉर्म में आ सकते हैं। कितने लोगों को ये कैलकुलेशन क्लियर है? Yes, sir. तो कॉम्प्लेक्स नंबर किसी भी फॉर्म में दिया, आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं, चाहे वो पोलर की बात हो चाहे वो यूलर की बात हो। अरे हाँ या ना? बोलो भाई। Yes, sir. देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। डन हो गया मामला। तो आप आर्ग्यूमेंट निकाल लेंगे किसी भी सिचुएशन पे कॉम्प्लेक्स नंबर का। बोलो, इसमें Yes. कहीं कोई डाउट हो तो बताओ। देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बोलो। पढ़े आगे। Yes, sir. इसके बाद ये तो बात हो गई आर्ग्यूमेंट। अब आता है प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट। वही सेम, Z1 and Z2 are two complex numbers. तो पहली प्रॉपर्टी, ये आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2
आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2, ये दोनों आर्ग्यूमेंट ऐड हो जाएंगे, यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। अच्छा, अगर डिवाइड हो दोनों Z1 बाई Z2 तो आर्ग्यूमेंट डिवाइड हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। अच्छा, यहीं पे हो अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बार तो हो जाएगा माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z। यहीं पे अगर वो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z की पावर n यानी n टाइम्स मल्टीप्लाई, तो उसका आर्ग्यूमेंट n टाइम्स ऐड हो जाएगा। मतलब अगर कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई है तो उनका आर्ग्यूमेंट ऐड होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड है तो उनका आर्ग्यूमेंट सब्ट्रैक्ट होगा, Z बार का आर्ग्यूमेंट माइनस ऑफ Z होगा, और अगर n टाइम्स मल्टीप्लाई है तो उसका आर्ग्यूमेंट n टाइम्स ऐड होगा। फील तो आ ही रहा होगा ये। अभी ये रिजल्ट पूरा नहीं है, उसमें एक चीज और अभी ऐड करेंगे, बट उसका एक्सप्लेनेशन अभी आएगा। जैसे अगर हम इसका प्रूफ देखें, अब तो आपने यूलर फॉर्म पढ़ ही लिया है। मान लो Z है R1 e की पावर I थीटा, तो Z1 का आर्ग्यूमेंट कितना है बेटा, बोलो। यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 कितना है, थीटा 1 1 आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 कितना है। थीटा 2 थीटा 2 अब ध्यान दीजिएगा, Z1 इंटू Z2 क्या होगा, R1 R2 e की पावर I थीटा 1 प्लस थीटा 2। फील आ रहा है। Z1 बाई Z2 क्या होगा, R1 बाई R2 e की पावर I थीटा 1 थीटा 1 माइनस माइनस थीटा। और Z बार अगर कर दो, Z1 बार कर दो तो क्या होगा, R1 e की पावर माइनस I थीटा हो जाएगा। बोलो भाई, आर्ग्यूमेंट तो सेम रहेगा ना, थीटा जो पहले प्लस में था वही माइनस में हो जाएगा, मिरर इमेज। पूरा थीटा एक क्वाड्रेंट से दूसरे सामने वाले क्वाड्रेंट में आ जाएगा ना। यस चलो इसको तो बाई डायग्राम अलग से समझा दें, समझ तो गए होंगे। तो यहाँ से अब फील आया कि नहीं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 कितना हो गया, बोलो। थीटा 1 प्लस थीटा 2, इसका मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। सेम लॉजिक से आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बाई Z2 कितना हो गया बताओ, माइनस 1 थीटा माइनस 2। थीटा मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। दिख रहा है सबको कि नहीं, बताओ भाई। अच्छा आप सोचो, Z और Z बार वाली कहानी क्या थी, वो इस डायग्राम से समझ लो। सपोज ये Z था, तो ये वाला आर्ग्यूमेंट क्या होगा, Z बार होगा कि नहीं, बताओ। तो अगर इसका आर्ग्यूमेंट थीटा होगा तो इसका आर्ग्यूमेंट माइनस थीटा। इसीलिए मैंने कहा था अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ Z जो है वो थीटा है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बार कितना हो जाएगा, माइनस थीटा। मतलब माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z, यही तो था प्रॉपर्टी में। यस तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड हो रहे हैं तो उनका आर्ग्यूमेंट, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका आर्ग्यूमेंट ऐड होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो उनका आर्ग्यूमेंट सब्ट्रैक्ट होगा। बोलो भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर अगर कॉन्जुगेट आ रहा है तो उसमें माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस क्यों मल्टीप्लाई होगा समझ में आया, मिरर इमेज। और अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर n बार मल्टीप्लाई हो रहा है, उसकी पावर n है, तो उसका आर्ग्यूमेंट कितनी बार ऐड हो जाएगा, n टाइम्स। कितने लोग ये कहानी समझे, यस सर देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। बोलो। सही है। अच्छा, होता क्या है, सारे फॉर्मूले में 2 के पाई ऐड कर लीजिए। यहाँ पर k की सिर्फ 3 वैल्यू हो सकती है, या तो -1 या 0 या 1। ये असली रिजल्ट है। अब सोचो ये रिजल्ट मैंने क्यों बनाया होगा, देखो ध्यान से। अगर ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ Z है तो इसकी वैल्यू किसके बीच में होगी, माइनस पाई स्क्वायर माइनस पाई से पाई। अगर ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है तो इसकी वैल्यू भी किसके बीच में होगी, ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है तो इसकी वैल्यू भी -पाई से पाई के बीच में होगी। अब दोनों को ऐड करोगे, ये पूरी वैल्यू -2 पाई से 2 पाई के बीच में पहुंच जाएगी कि नहीं, बताओ।
अब Yes. बीच में Yes, लगा sir. हुआ है इक्वल टू का साइन, बीच में क्या लगा है, इक्वल टू का साइन। यहाँ की वैल्यू है माइनस पाई से पाई के बीच में, और यहाँ की वैल्यू पहुंच गई माइनस 2 पाई से 2 पाई के बीच में, और दोनों को करना है इक्वल। आया ना? तो वो इक्वल करने का काम क्या करेगा, 2 के पाई। Okay, bye. अब के की वैल्यू सिर्फ माइनस पाई मतलब -1, 0 और 1 ही ले सकते हो। 0 तब लोगे जब दोनों वैल्यू माइनस पाई से पाई के बीच में होंगी। वेरी गुड। अगर ये वैल्यू जो है वो कहाँ पहुंच गई, माइनस पाई से छोटी हो गई, तो इसमें 2 पाई ऐड करोगे तो ये माइनस पाई से पाई आ जाएगा। और अगर ये वैल्यू पाई से बड़ी हो गई, समझ रहे हो मेरी बात क्या है, तो इसमें -2 पाई ऐड करोगे जिससे किसके बीच में आ जाए, माइनस पाई से। Minus 5. क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड माइनस पाई से पाई है, राइट साइड -2 पाई से 2 पाई है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं भाई? Yes, sir. तो वो इक्वलिटी मेंटेन करने के लिए हमने 2 के पाई ऐड कर दिया है। और 2 के पाई ही क्यों ऐड किया, ये तो आपने पढ़ा है ना कि आर्ग्यूमेंट जो है वो किसका मल्टीपल होता है, मतलब किसके एडिशन में चलता है, 2 के पाई में। बट फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ पर के की सिर्फ 3 ही वैल्यू ले सकते हो, या तो -1 या 0 या क्यों? क्योंकि ये वैल्यू माइनस पाई से पाई के बीच में मेंटेन होगी, इसको भी माइनस पाई से पाई के बीच में मेंटेन करना, इसीलिए 2 के पाई ऐड कर दिया था। वैसे इसका कोई खास सिग्निफिकेंस है नहीं, ये इसलिए लगाया है कि अगर आपको प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालना हो तो इसका रोल आता है, अदरवाइज इसका रोल नहीं आता। बोलो भाई, कितने लोग ये कहानी समझ रहे हो? कोई डाउट आ रहा हो तो वो बताओ, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो वो बताओ। पक्का हो गया? चलिए, अब जैसे इस प्रॉपर्टी का यूज क्या है, जैसे अब क्वेश्चन आपके सामने आया, z इज इक्वल टू √3 + i की पावर 7 1 - i की पावर 4 अपॉन -1 - i की पावर या 3 + i √3 की पावर 6, और आपसे कहा जाए फाइंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z। अच्छा, मॉडुलस ऑफ z तो निकाल ही लोगे। अब बताओ, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हैं, ये डिवाइड है और सबकी पावर में है, तो सारी प्रॉपर्टी लगा देंगे कि नहीं? बोलो। अब मैं आपसे पूछूं, आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या हुआ? 7 टाइम्स ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ √3 + i प्लस 4 टाइम्स ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 - i और -6 टाइम्स ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ -3 + i √3। कितने लोगों को ये कहानी समझ आई? n टाइम्स 4 टाइम्स मल्टीप्लाई है तो ऐड, 6 टाइम्स डिवाइड है तो सब्ट्रैक्ट। अब सबका आर्ग्यूमेंट आप निकालना जानते हो कि नहीं? इसका आर्ग्यूमेंट कितना हुआ? 1/3 मतलब 5/6। इसका आर्ग्यूमेंट कितना हुआ? -5/4। और इसका आर्ग्यूमेंट कितना हुआ? √3/3, 1/√3, 5 5/6। देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बोलो। अरे हाँ या ना? तो 7 π/6 माइनस पाई और माइनस का 5 पाई, देखो जरा ध्यान से। अरे हाँ या ना? बोलो। तो क्या ये -6 पाई + 7 π/6 आ रहा है? बोलो। नहीं समझे? Yes. अच्छा, Yes, sir. ये तो आर्ग्यूमेंट आ गया, बट अगर आपसे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पूछा जाएगा तो आंसर क्या होगा? बोलो। 7 π/6 होगा? ये पाई से बड़ा लिखा है, क्या लिखोगे? 6 पाई ऐसे रहने दो, इसको लिख दोगे 2 पाई माइनस इतना 5 π/6। देखो 5 5 ये फाइनली क्या बनेगा? -4 पाई - 5 π/6। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट सिर्फ कितना बचेगा? अरे हाँ या ना? कितना बचेगा? -5 5 क्या आंसर होगा? देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। बोलो भाई। सर हाँ पूछो। सर वो क्लास केमिस्ट्री की हाँ बस बस सर, एक